संसद में ये क्या हो रहा है? जिस लोकतंत्र पर हमें गर्व होता है, उस लोकतंत्र के मंदिर का ये हाल। आखिर हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्थिति यहां तक पहुंच गई कि प्रधानमंत्री को बोलना था, लेकिन वो बोल नहीं पाए। सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं वहां चारों तरफ विपक्षी सांसद घेर लिए, धरना प्रदर्शन करने लगे। अब तक नारेबाजी तक होती थी, वेल में आकर धरना करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के चेयर को इस तरह से घेरा गया कि प्रधानमंत्री नहीं आना उचित समझे और फिर अपना भाषण जो देना था वो नहीं दे पाए। और फिर संसद के भीतर और बाहर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। स्थिति यहां तक रही कि सदन के बाहर भी कोई दूसरे को देशद्रोह कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि आप गद्दार हैं। और मामला बहुत सिंपल सा था। दरअसल सेना प्रमुख की किताब आई। किताब में ये कहा गया कि चीन के टैंक जो हैं भारत की सीमा तक पहुंच रहे थे, और जब इस पर पूछा गया सरकार से तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि आप जो उचित है वो समझें। इस मुद्दे को लेके उस किताब में कही गई इन बातों के आधार को लेकर के विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में बातें कर रहे थे, सरकार से जवाब मांग रहे थे। सरकार जवाब देना नहीं चाहती थी। कहना था किताब की इन बातों को आधार बनाकर नहीं किया जा सकता। जब बात आगे बढ़ी तो भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने 6 पुरानी किताबों का हवाला दिया, उसको सदन में दिखाया और बताया कि नेहरू के काल में क्या होता था। अगर चर्चा करनी तो इस पर भी करिए। इसके बाद और आगे ज़्यादा बढ़ गई और स्थिति यहाँ तक आ गई कि सदन के भीतर और बाहर एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिला, जो आमतौर पर संसद में तो कम से कम देखने को नहीं मिलता था। आखिर ये हम कहाँ जा रहे हैं? जिस मुद्दे पर चर्चा होनी थी, सिंपल सा था बात कि राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया है, अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। हर नेता अपने अपनी आवाज़ों को उठा रहे थे और उस चर्चा के समापन में प्रधानमंत्री को बोलना था। अब कल विपक्षी सांसदों के साथ बैठक होगी, विपक्षी दल के नेताओं के साथ बैठक होगी, शायद कुछ रास्ता निकल कर आएगा। लेकिन जो कुछ हुआ वाकई बेहद शर्मनाक रहा है। जिम्मेदार कौन है वो अलग बात है, लेकिन हर कोई इसमें शामिल ज़रूर था। आखिर इसके क्या संकेत माने जाएं, आगे चल के क्या हम एक दिशा दे रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आवाज़ टाइम आज हम। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाला हमारे साथ विशेष मेहमान है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है कौशल कांत मिश्रा साहब, कांग्रेस की प्रवक्ता है अमृता गिल, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा कौशल कांत मिश्रा जी। विपक्ष कुछ भी करे, सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार के ऊपर होती है। रास्ता तो आपको निकालना होगा, क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद, वो पूरे देश ने देखा। आपने देखा कि जिस तरीके से चेयर के ऊपर कागज को फाड़ करके फेंका गया, जिस तरीके से एक ऐसी चीज को बोलने की कोशिश की गई जो रूल्स के अकॉर्डिंग, ये रूल्स किसने बनाए थे? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने बनाए थे। उन्हीं रूल्स के मुताबिक उसको बोलने की इजाजत नहीं थी। अगर उसको बोलने की कोशिश की जाएगी तो यही होगा। अब आप उसके बाद देखिए, जो बाहर संसद के बाहर जिस तरह से एक सम्मानित नेता को, एक सम्मानित सिख नेता को जिस तरीके से गद्दार कहा गया, वो कहां तक उचित था? ये सब सोचने की बात है। सिर्फ और सिर्फ हर चीज पे राजनीति करना, हर चीज पे नेगेटिव करना। आप ये बताइए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी जी जो हमारे एलओपी हैं, उनको बोलना था, उसमें कई बार इंटरप्शन हुआ, कई बार कोशिश की गई, पर वो इसी ऐसे मुद्दे को बोलना चाहते थे जिसका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था। सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई। और जिस तरह से आज उन्होंने एक सिख नेता को, मिश्रा जी, जिस तरीके से उन्होंने गद्दार कहा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी तो आपके ऊपर थी। ठीक है, एलओपी को नहीं बोलना चाहिए था, रूल के मुताबिक उसे बोलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वही रूल तो लागू होता है निशिकांत दुबे पर भी ना। वो जब बोल रहे थे तो उनके माइक को म्यूट क्यों नहीं किया जाएगा? बाकी लोग बोलते हैं तो आप म्यूट कर देते हैं, क्यों नहीं कर देते हैं? आपकी बात में आऊंगा फिर से। एक बार पहले सुना लेता हूं कि सदन में आज जो बिल्कुल, एक बार कौशल जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार पहले देख लीजिए जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं उसको पहले देख लिया जाए। आज कुछ संसद में क्या हुआ, किस नेताओं ने क्या कहा और क्या तस्वीर निकल कर सामने आई। फिर मैं कांग्रेस की प्रवक्ता अमृता गिल जी हैं, बाकी मेहमान उनके पास भी जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो।
मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्कैर्ड of me saying in Parliament. I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। थैंक यू। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। ये पॉलीनारिमल की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कोथरोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। ये मित्रों खेल लाइब्रेरी है। कौशलकांत मिश्रा जी, आपने सुन लिया, यही बात मैं कहना चाह रहा था। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस किताब के बारे में, जिस किताब को निशिकांत जी ने साइट किया, वो सारी किताबें पब्लिश्ड है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसके लिए गवर्नमेंट का क्लियरेंस है, तभी वो पब्लिश होकर अवेलेबल है। और जो राहुल गांधी जी कल जिस समय पार्लियामेंट में थे, वो एक कारवां मैगजीन को साइट करते हुए एक अनपब्लिश किताब को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो कर सकते थे, पर उसके लिए पहले उन्हें चेयर से परमिशन लेनी चाहिए। और अगर कोई नहीं, वो तो आज बजाबते किताब लेकर के आए थे कौशलकांत जी, आज तो बजाबते हाथ में किताब थी, अमेजन से किताब खरीदी गई थी, इस बात का प्रमाण था। वो तो सार्वजनिक किताब, वो अनपब्लिश किताब कहां से हो गई? लक्ष्मण जी, कल के बाद मैंने भी अमेजन पे जाकर के वो किताब निकालने की कोशिश की, वो किताब अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल लिखा हुआ। राहुल गांधी के हाथ में जो किताब थी कहां से आ गई? अमृता गिल जी, किताब आई कहां से भाई? बस एक मिनट लक्ष्मण जी, सिर्फ एक ही बात है, जैसे उनके कांग्रेस के नेताओं के पास एक लाल किताब कॉन्स्टिट्यूशन की जिसके सारे पन्ने सफेद थे, हो सकता है वैसी ही किताब हो। पता नहीं, मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा। वैसे अमृता गिल जी जवाब देंगी, कांग्रेस प्रवक्ता है। बाकी बता दूं, दूसरे मेहमान हमारे जुड़ चुके, उनके पास भी चलूंगा, लेकिन अमृता गिल जी। और देखिए, ये बीजेपी ना ये करे तो सब सही, दूसरे अभी इनके मेंबर पार्लियामेंट जो है बेंगलोर से, उन्होंने राहुल जी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने बोला, एक चीज बोली कि मैं इस विषय पे बोलना नहीं चाहता था, पर मुझे मजबूर किया गया क्योंकि ये तेजस्वी सूर्या जो MP बेंगलोर है, इन्होंने कांग्रेस की देशभक्ति के ऊपर बहुत सारे टीका टिप्पणी की और उसको रोका नहीं गया। इसीलिए राहुल गांधी जी ने इस किताब का हवाला दिया और जनरल नरवाने की वो स्टेटमेंट उस किताब में जो उन्होंने लिखी है कि मुझे उस दिन ऐसा लगा कि पॉलिटिकल लोगों ने मुझे अनाथ कर दिया। और वो बार बार बोल रही है, उस किताब में बोल रहे हैं कि कैलाश रिज पे वो टैंक्स आ गए थे, मैं बार बार फोन कर रहा था राजनाथ जी को, जयशंकर जी को फोन किया, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। और जब बात हुई तो एक देश का प्रधानमंत्री कहता है, का संदेश दिया जाता है कि जो आपको उचित लगे वो कीजिए। तो एक जनरल को कैसा उस समय महसूस हुआ होगा ये हम जान सकते हैं। और इसी बात को, इतनी सी बात को वो करना चाहते थे पर उनको करने नहीं दिया। और आज जो निशिकांत दुबे जी इतनी सारी किताबें लेके आए और बोल रहे हैं, आपने देखा ओम बिरला जी का फेशियल रिएक्शन, ऐसे मंद मंद प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो रोकना चाहते हैं, रोकने की विली नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे। वहां रोकना तो उसे कहते हैं जैसे कल वो रोक रहे थे अपने अमृता गिल जी, कुछ नहीं कहना, सिर्फ टारगेट
एलओपी कांग्रेस मैं आपसे राहुल पूछना गांधी। चाहता हूँ, वो किताब आपके पास आई कहाँ जिसको आप प्रधानमंत्री को गिफ्ट करना चाहते थे? कौशल कांत जी कह रहे हो किताब तो अमेजन पे उनको मिली ही नहीं, वो किताब पब्लिश ही नहीं है। देखिए, एलओपी के हाथ में वो किताब है, ऑथेंटिक सोर्स है, उसमें कल की स्टेटमेंट भी है। जनरल नरवाने जी ने कहा है कि मेरी लक्ष्मण जी। किताब छप चुकी है, मेरी किताब छप चुकी है, अवेलेबल है, कुछ क्लियरेंस के लिए गई है, और उन्होंने Yes. पब्लिशर का भी नाम बताया। नहीं लेकिन और वो नहीं लेकिन किताब क्लियरेंस है, ले गई तो और किताब आ इसीलिए कैसे गई? राहुल जी के पास पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई? लक्ष्मण जी किताब अगर उनकी क्लियरेंस के लिए गई है तो एलओपी के हाथ में किताब, मुझे तो इसी में अब जिज्ञासा है। जबकि प्रियंका गांधी ने कहा पार्लियामेंट में बाइट दिया है कि किताब अमेजोन से ली गई है। लक्ष्मण जी, देखिए, लक्ष्मण जी, अगर किताब छपी है तभी उनके हाथ में है, बिना छपे अगर कोई किताब छापे ही ना तो राहुल जी के हाथ में एक दिन में कैसे किताब आ जाएगी? देखिए आप, वही सवाल तो मेरे पास है, वही सवाल तो पूछना चाहता हूँ। कौशल जी, ये सुनिए। बिल्कुल इनऑथेंटिक बेबुनियाद है। अरे सुन तो बात लीजिए, कर लेते सुन ना तो 2 लीजिए। मिनट जब राहुल जी बात करना चाहते थे, उसके बाद वो बाकी अरे, एड्रेस भी अमृत- करते, पर इनको तो करना नहीं है। अमृता जी, सिर्फ ये करते अमृता जी हैं, एक मिनट कौशल जी की बात सुन लेते हैं फिर हाँ। लक्ष्मण जी, आपके पास, हमारे पास अगली, हम आधे घंटे साथ में रहने वाले हैं। अपने पीसीआर को बोलिए कि अमेजन पे जाए, उसको खोले, इसको बुक करे और डिलीवरी के लिए दिखाए, और उसको कृपया जरूर दिखाइएगा कि क्या दिखा रहा है। ये खुद कह रही है कि अगर वो क्लियरेंस के लिए गई है तो राहुल गांधी के हाथ में आ कहां से गई? उन्होंने कहां छपवा ली, कहां से निकाल ली? राहुल गांधी टोटल फेक आदमी है। और जो बात ये कह रही है कि नरावने साहब ने ये लिखा कि हमें ये कहा कि अरे नरेंद्र प्लीज, मोदी इज द फेक प्राइम मिनिस्टर। मैं आपके बीच में नहीं बोल। अमृता जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, ये वाली डिबेट तो ऐसी नहीं होती थी। अमृता जी, जैसा कि आप बोल रही थी तो मैंने इनको चुप कराया, वैसे ये बोलते तो आप भी चुप रहे, फिर इनकी बात का जवाब दीजिएगा। जी बताइए अपनी बात। लक्ष्मण जी, कौशल कांत जी, राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट के सामने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने यही तो कहा कि नरावने जी ने ये लिखा है कि मेरे को ये बोला गया कि जो आपको ठीक लगे वो करिए। ये बताइए, ग्राउंड पे सेना है, और उसी समय जो ग्राउंड पे थे वो ब्रिगेडियर जोशी थे। उनका स्टेटमेंट आप ट्विटर से निकाल करके देख सकते हैं। जिस पॉइंट की बात हो रही है उस पे इंडियन आर्मी पहुंच गई थी, और उस पे कब्जा होने के बाद चाइना को पीछे हटना पड़ा। और एक सेना के ब्रिगेडियर को, एक सेना के चीफ को अगर फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा तो क्या कांग्रेस सरकार की तरह चलना चाहिए? कि जब बॉम्बे का कौशल कांत जी, काफी संवेदनशील मुद्दा होता है, इस पे हम लोग नहीं जाएंगे। इस पे मैं चाहता हूँ इससे हम लोग थोड़े से बचे, क्योंकि वो बहस काफी संवेदनशील है कि सेना आई, किसको पीछे जाना पड़ा। मेरा सवाल सिर्फ ये कि संसद में जो हंगामा हुआ है और उस हंगामे में वैसे किताब पे बोलने की इजाजत नहीं है जो पब्लिश नहीं है, तो फिर राहुल गांधी क्यों बोले थे? अमृता जी कह रही है तो पब्लिश थी जी, अमेजन से निकल कर आ गया था। अब दोनों लोग शांत हो जाए। एक मिनट, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर भी। आशुतोष जी, किताब आई होगी कहाँ से? अब फिर आऊंगा अवधेश जी भी, वो भी जवाब देंगे इसका। थोड़ा सा मैं कौशल किशोर जी को करेक्ट कर देता हूँ। वो ब्रिगेडियर नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल नॉर्दर्न कमांड के योगेश जोशी जी हैं। वो ब्रिगेडियर नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल है। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल है वो। चलिए, देखिए लक्ष्मण जी, ये मामला इतनी मासूमियत का नहीं। कोई ये बोले कि सूरज उगा ही नहीं, कोई ये कहे किताब छपी ही नहीं। ये किताब इस शहर के अंदर कम से कम 100-200 लोगों के पास होगी, क्योंकि किताब छपी। छपने के बाद किताब के एक्सर्प्ट कई मैगजीन में छपे। छपने के बाद सरकार को यह पता चला कि ऐसी कोई किताब आई है, तब उन्होंने नरवणे से जिसे पब्लिशर से कहा कि भाई इसमें कुछ आपत्तिजनक चीजें हैं, जब तक वो रक्षा मंत्रालय से नहीं इसकी परमिशन क्लियरेंस मिलती तब तक आप इसको नहीं पब्लिक कर सकते। अब वो 1.5 साल से पड़ी हुई है वहां पे सरकार के पास। तो ये कहना कि किताब नहीं छपी, ये उसी तरीके से जैसे कहना कि सूरज नहीं उगा पूरब में या सूरज पश्चिम में उगता है। मुझे लगता है एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणी करने समय बचना चाहिए। किताब छपी तभी तो किताब हाथ में आई है। और एक बात और बता दूं, परसों में एक टीवी चैनल पे था, मैंने बाकायदा अमेजोन का वो जो स्क्रीनशॉट था वो निकाला, जिसमें किताब के पब्लिकेशन की डेट दी हुई थी, उसकी प्राइस थी, नीचे लिखा हुआ था बुक इज अनअवेलेबल। ये नहीं लिखा हुआ था बुक इज अनपब्लिश्ड। आशुतोष जी, डिबेट में जाएं, लेकिन एक सवाल आप बता ही दीजिए कि आज मैं सुन रहा था प्रियंका गांधी जी को,
उन्होंने पार्लियामेंट में बाहर, मतलब पार्लियामेंट कैंपस में बजाबते कहा कि ये किताब जो है सो अमेजन से खरीदी गई है, हमारे पास इसकी रिसीट है। हमें समझ नहीं पाया कि वो कैसे बोल रही थी। नहीं, ये किताब अवेलेबल थी अमेजन, यही तो मैं कह रहा हूं। ये किताब आज खरीदी गई या आज से 1.5 साल पहले खरीदी गई, ये तो आप प्रियंका से पूछ लीजिए सवाल। लेकिन अगर अमेजोन पे तो अवेलेबल थी किताब ना, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट देखा, मैं अभी आपको दिखा सकता हूं स्क्रीनशॉट अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि उसके बाद मैंने उसको ट्वीट किया और मेरे उस चैनल पे बात करने के चंद मिनट के बाद उस किताब को अमेजोन के ऑनलाइन शेल्फ से हटा दिया गया। ये देखिए, ये पूरा वो मैंने स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल। तो जब मैंने इसको किया तो हमारे ख्याल से जाहिर सी बात है अमेजन के ऊपर कुछ असर पड़ा होगा और उन्होंने उसको फौरन अपने ऑनलाइन शेल्फ से हटा दिया। प्रश्न दो बड़े महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को या मोदी सरकार को अपने ही आर्मी चीफ के राष्ट्रवाद पर संदेह है क्या उनको लगता है कि आर्मी चीफ ने कुछ ऐसी किताब लिखी जो देश के खिलाफ है? अगर ऐसा है तो यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें तो यह बताया गया है कि आर्मी चीफ एक बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी है, देशभक्त आदमी है और सेना की देशभक्ति पर हम सवाल नहीं खड़े करते। तो सेना का प्रमुख अगर किताब लिख रहा है तो उसकी कम से कम इतनी सैंक्टिटी तो होनी चाहिए कि आप इसका मतलब आप नरवणे साहब की, जनरल नरवणे की देशभक्ति पर गहरे सवाल खड़े कर रहे हैं और इनडायरेक्टली आप सेना पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ सेना को रिप्रेजेंट करता है। आशुतोष सर, मैं बेसिकली इस डिबेट में जाने से थोड़ा सा बच रहा था, जो इसमें जाएंगे तो फिर आर्मी के रोल, आर्मी की भूमिका कौन, उस पर फिर अलग मामला है। इसके राजनीतिकरण वाला जो हिस्सा, उस पर हम लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छा। आप समझ सकते हैं चीजों की संवेदनशीलता को। देखिए लक्ष्मण जी, जिस वजह से ये डिबेट शुरू हुई, अगर उस डिबेट के रूट में नहीं जाएंगे तो फिर बात बन नहीं पाएगी। जो सवाल है, मेरा तो यह सवाल यह है कि भाई अगर इस डिबेट में राहुल गांधी ने बोल दिया होता तो शायद कोई तवज्जो ही नहीं लेता। सरकार ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली इसमें। अब जो बात पब्लिक नहीं होनी चाहिए तो पब्लिक में चली गई। अब हर आदमी इस किताब को पढ़ेगा जब भी किताब आएगी और लोग कहेंगे यार ऐसा, इस किताब नरवणे साहब ने ऐसा क्या लिख दिया जिसकी वजह से सरकार को दिक्कत है। तो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 2.25 घंटे तक प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। जो बात 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी की तरफ से कही गई, वो बात 8:16 पर भी तो कही जा सकती थी। भाई आपको जो करना हो आप करिए। 2.25 घंटे, ये स्केरी सिचुएशन है। इस दौरान आर्मी चीफ को लगातार लेफ्टिनेंट जनरल फोन कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल के फोन के बाद आर्मी चीफ ने फॉरेन मिनिस्टर को फोन किया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन किया, रक्षा मंत्री को फोन किया, CSDA जनरल रावत को फोन किया और कहीं से उनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहा था। वहां से फ्रेनेटिक कॉल्स आ रहे थे कि चाइनीज टैंक लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 10:30 बजे ये कहा गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा जो आपको उचित लगे करिए। तब नरवणे साहब का जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और भारत के इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। आई वॉज हैंडेड ओवर अ हॉट पोटैटो। मतलब आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि उस सिचुएशन में मेरे हाथ में गर्म आलू पकड़ा दिया गया। ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा का समय भी होगा, लेकिन चूंकि ये आर्मी का मामला है, थोड़ा सा देश की सुरक्षा का मामला है, तो सरकार को अपना पक्ष रखने दिया जाए, फिर हम इस पर आएंगे। राजनीतिकरण हो रहा है संसद के पटल पर जो नजारा देखने को मिला वो चिंताजनक है। बाकी किताब में जो बातें गई, किताब आएंगी सामने, सरकार का पक्ष आएगा, तो हम लोग एक पक्ष को लेकर कैसे आगे खड़ा हो सकते हैं? जो किताब को पब्लिसाइज भी करना होता है, तो इस तरह से चीजें कई बार आती है छन करके टुकड़े में, चाहे आधी बातें रखी जाती है, आधी बात नहीं रखी जाती, ऐसा भी होता है। लेकिन इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, इसमें बिल्कुल आपकी बातों को काउंटर भी नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हम लोग डिबेट को नरवणे साहब ने जो कहा उसकी बजाय राहुल गांधी के व्यवहार और सरकार की प्रतिक्रिया पर रखे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आशुतोष जी, लक्ष्मण जी 10 सेकंड देखिए, 10 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश की तरफ चीनी सेना बढ़ रही थी और उस वक्त अगर पॉलिटिकल लीडरशिप फिर आशुतोष साहब अब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हुए हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप फिर बात को वहीं ले जा रहे हैं जिससे मैं बचना चाह रहा हूं। अवधेश जी, नहीं देखिए, अब इसमें तो अब उन्होंने अगर कह दिया है तो उसका उत्तर तो देना पड़ेगा लक्ष्मण जी। आपके दर्शकों के बीच तो ये बात चली गई कि आप कह रहे थे। देखिए ऐसा है
कि जो कुछ संसद में हुआ, राहुल गांधी जो भूमिका निभा रहे थे कि अध्यक्ष के नियमन के बावजूद उसी पर बोलेंगे, ठीक वही आशुतोष जी कि आपके इतने आग्रह के बावजूद कि हम लोग पॉलिटिक्स पर रहेंगे, इन्होंने उसी बात को छेड़ा। यही राहुल गांधी सिंड्रोम इस समय देश के विपक्ष में और पूरा जो एलिट क्लास है यहाँ का, उस सब में यही सिंड्रोम काम कर रहा है। वो सिंड्रोम, उसको मैं बोलता हूं कि ये जो परवर्टेड कंस्पिरेटरी फंडामेंटलिज्म इस देश में पैदा हो गया है, एक विकृत षड्यंत्रकारी जो कट्टरवाद है कि नरेंद्र मोदी सरकार के रिजीम में जो जो उसकी यूएसपी है उसके विरुद्ध जितना झूठ हो सकते हो फैलाओ और देश में एक हिंसक अराजकता का वातावरण पैदा करो। तो वो चल रहा है, राहुल गांधी उसके शीर्ष पर है और दुर्भाग्य से आशुतोष जी जैसा एक सीनियर पत्रकार उसी चीज को इको कर रहा है। अब देखिए, मैंने इसमें खोल के रखा है। अब यहां देखिए, मेरे पास अमेजन का पूरा ये है, इसमें नरवणे जी की पुस्तक में हमने देखा कि भाई नरवणे की पुस्तक बताओ। देखिए इसमें जो है 3 पुस्तकें उनकी है, जरा इधर इधर कैमरा करिए, 3 पुस्तकें उनकी है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको चेक किया, आज नहीं किया, उसके बाद मैंने चेक किया कि भाई 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के नाम से है, तो वो किताब नहीं निकली। अब इनको स्क्रीनशॉट मिल गया है। देखिए क्या हुआ था उस किताब की, पहले कहानी बता दूं। जब वो किताब पेंगुइन में गई, उसके छपने के पहले जब उसके एग्जर्प्ट कहीं कहीं छपे तो पूछा यह गया कि एक कूलिंग पीरियड होता है कि कोई भी आर्मी का मैन रिटायरमेंट के 4 साल तक कोई पुस्तक अपनी मेमोयर नहीं लिखेगा। तो आपने कैसे लिख दिया? सेकंड, कि उस पुस्तक में कई सेना के लोगों ने उठाया कि नहीं, इसमें जो कुछ टैक्टिकल हमारी जगह है कि हमने कहां कैसे तैनाती की, क्या किया है, वो बातें बाहर आ रही, इसलिए पुस्तक तो छपनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद उस पुस्तक को रोका गया। अगर पेंगुइन ने अगर ये लाया है तो भारत में उस पर बैन लगाया जाना चाहिए। राहुल गांधी कहां से किताब लाए हैं, इस पर एक संसद के परिसर में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संसद के बाहर है तो इस पर पुलिस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर आशुतोष जी कहते हैं कि किताब उपलब्ध थी, तो मैं चुनौती दे रहा हूं कि एक किताब भारत से खोज कर वो दिखा दे कि भारत में, दुनिया में बाहर कहीं हो सकता है। ऐसे देश नहीं चलता है। अब आते हैं इनके बयान पर। देखिए, चूंकि इन्होंने कह दिया है, अब इस समय है कि भाई पार्लियामेंट जब भी शुरू होता है तो कोई ना कोई विदेश से एक रिपोर्ट आ जाती है, कभी कोई लेख आ जाता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाती है और देश में तूफान खड़ा कर दिया जाता है जानबूझकर। मैंने अपने जीवन में, और आशुतोष जी से भी मैं पूछता हूं, कि मैंने बोफोर्स के समय सारे सांसदों को त्याग पत्र देते हुए देखा, लेकिन कभी कागज उठा करके फेंकते हुए और कभी टेबल पर चढ़ के मिमिक्री करते हुए सांसदों को जीवन में नहीं देखा कभी। केवल जब वुमेन रिजर्वेशन बिल था तो उस समय 2 बार ऐसी प्रॉब्लम पैदा हुई थी, लेकिन वो भी वहां तक नहीं गया था, वो छीन के फाड़ दिया गया था वहां तक। तो इस लेवल पर अगर विपक्ष जा रहा है तो आज तो ये सवाल ये तय करना पड़ेगा कि भारत में इस समय जो एक्सप्लोसिव हमारे विपक्ष के नेता का जो फंडामेंटलिज्म है इस समय, कि किसी भी नियम मर्यादा को नहीं मानेंगे। बोलना है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उसका एक शब्द नहीं बोलेंगे, मेरे पास जो विषय है उसी को उठाएंगे, भले जो हो जाए, और इसको इशू बनाएंगे। तो देश को तय करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को भी तय करना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसी नियमावली हो सकती है जिसमें विपक्ष के ऐसे नेता से निपटा जाए। अब मैं बस हल्के सा उसका विवरण दे देता हूं। उस लेख को मैंने भी पढ़ा है। उस लेख में इतना ही है कि 20 अगस्त को इतने बजे रात को नरवणे साहब ने फोन किया है 4 लोगों को, रक्षा मंत्री को आ गया है। 4 लोगों में से उनको उत्तर नहीं मिला है। उसके बाद वो वेट कर रहे थे, तब जो वो कि तोप बढ़ रहा है, फिर वहां की जो टुकड़ी है उसने दिया कि वो तोप आगे, वो जो टैंक है चारों आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने फिर फोन किया है, तो टैंक की ओर से आवाज आती है कुछ देर में कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप जहां हैं वहां रुके, हम जहां हैं यहां रुकते हैं, और फिर हम सुबह इस पर बात करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जब 15-16 जून की रात्रि के बाद जो गलवान हुआ था, उसके बाद जो विराम हुआ, उसके बाद सरकार के लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही थी। अगर उधर से घोषणा होती है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब अपर लेवल पर बातचीत हुई और उसके बाद वो रोका गया। मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, जब उधर से घोषणा होती है, उसमें लिखा हुआ है लेख में कि वो कह रहा है, उसके बाद फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं वो बढ़ रहा है। तब जब इन्होंने फोन किया है, उसके बाद जो है रक्षा मंत्री ने फिर रिवर्ट बैक किया कि अब आपको जो चाहे वो करे। तो जो चाहे वो करो मतलब हाथ बांधना नहीं है,
कि अगर चीन बात नहीं मान रहा है तो आप पर निर्भर है। उन्होंने गोली नहीं चलाई, उसमें लिखा है कि तोप का जो उनका नाली था उसकी ओर किया, लेकिन उसको नीचे किया कि हम लड़ना नहीं चाहते, ये उनका फैसला था। अब राहुल गांधी जी ने यही बात अगस्त 2022 में कही थी कि हमारे 2000 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, टैंक घुस गए थे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2025 को उनको कितनी डांट लगाई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है तो उसी बात को आप पार्लियामेंट में ला रहे हैं कि पार्लियामेंट में बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जा सकता है। यह एक ऐसा षड्यंत्र है इस देश के लोकतंत्र के विरुद्ध, इस देश के विरुद्ध, जिसका स्रोत ढूंढना पड़ेगा। ये तरीका कहीं भी ये स्वस्थ लोकतंत्र का ना ये तरीका हो सकता है, ना व्यवहार हो सकता है। अब ठीक है, संगीत रागे जी के पास जाऊंगा। आशुतोष जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। आशुतोष जी संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, फिर संगीत रागे जी जोड़ के उनके पास जाऊंगा। देखिए हमारे मित्र अवधेश जी ने मेरे ऊपर पर्सनल टिप्पणी की है और लंबे समय तक टिप्पणी की है। मैं तो ये तो उम्मीद कर रहा था कि हमारे मित्र एक पत्रकार की तरीके से बात करेंगे, लेकिन अगर वो संघ और बीजेपी के प्रवक्ता की तरीके से बात करेंगे और एक साथी पत्रकार के ऊपर अनर्गल आरोप लगाएंगे और गंभीर आरोप लगाएंगे कि देश के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाएंगे, तो मैं ये कतई माफ करने योग्य नहीं है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं कम से कम अवधेश जी से उम्मीद नहीं कर रहा था, और क्योंकि वो यहां पत्रकार के नाते बैठे हुए। सवाल इस बात को लेकर क्या है? सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या जो महत्वपूर्ण सवाल है कि 2.25 घंटे तक चीनी टैंक भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद उसको पॉलिटिकल लीडरशिप का इंस्ट्रक्शन था कि आप बिना पूछे आप गोली नहीं चलाएंगे। हमारे सैनिकों के हाथ बंधे हुए थे, वो चुपचाप खड़े थे। लेफ्टिनेंट जनरल लगातार आर्मी चीफ से पूछ रहा, भाई क्या करना है? आर्मी चीफ लगातार पॉलिटिकल लीडरशिप तो नहीं, एक मिनट मुझे लक्ष्मण जी जवाब देना चाहूंगा। आप अवधेश जी के पर्सनल अटैक का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप अवधेश जी के पर्सनल अटैक का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप फिर से वही आर्मी चीफ के घर जो बात कही गई, मेरा तो सीधा सवाल है कि जब लक्ष्मण जी बोलिए, लक्ष्मण जी ऐसे बात नहीं हो सकती है। और अगर हमें उस आशुतोष जी अगर ये बताइए, आशुतोष जी मुझे ये एक मिनट नहीं मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, बात कर रहे हैं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे नहीं मुझे बोलना है, नहीं मुझे बोलने नहीं दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। नहीं ऐसा करिए, आप सब लोग शांत हो जाइए। आप सब लोग शांत हो जाइए। नहीं आप सब लोग शांत हो जाइए। मैं एक सवाल आशुतोष जी से पूछता हूं। आशुतोष जी सिर्फ उसका जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी सिर्फ उसका जवाब दीजिए कि जब ये बात हो गई कि जब किताब पब्लिश नहीं हुई है तो अनपब्लिश किताब पे आप संसद में बहस नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद उस किताब को लेकर लहराना और ये कहना कि प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके पास हम चले जाएंगे, ये एक एलओपी को शोभा देता है क्या? प्रधानमंत्री के आने से पहले प्रधानमंत्री के चेयर को चारों तरफ से विपक्षी महिला नेताओं की तरफ से घेर दिया जाना, ये शोभा देता है क्या? आप इसका जवाब दीजिए। मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा, बिल्कुल साफ कर दूं कि मैं आर्मी कहां पहुंची, टैंक कहां से वापस गई, मुंह कैसे घुमाया, उस पर मैं बिल्कुल डिबेट नहीं कर रहा हूं। वो बोलेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा, सीधी सी बात है। बताइए। नहीं मैं इसमें मैं अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं आपके डिबेट में हिस्सा ना लूं तो फिर मैं विड्रॉ करता हूं। आप तय कर लीजिए। नहीं डिबेट में हिस्सा लीजिए। मैं आर्मी के मूवमेंट पर डिबेट नहीं करूंगा। मैं आर्मी के मूवमेंट नहीं मैंने ये नहीं बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि आर्मी के मूवमेंट पर डिबेट नहीं करूंगा। आर्मी के मूवमेंट पर डिबेट नहीं करूंगा, मैंने ये कहा। तय कर लीजिए कि नहीं सर, आप बहुत सम्मानित हैं, आपका बहुत सम्मान करता हूं। मेरा सिर्फ ये कहना कि आर्मी के मूवमेंट पर डिबेट नहीं करूंगा मैं। नहीं डिबेट क्या करना हमें तय करना। नहीं डिबेट का टॉपिक क्या होगा वो चैनल तय करेगा। डिबेट का टॉपिक क्या होगा वो चैनल तय करेगा। डिबेट का टॉपिक गेस्ट तय नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, माफी चाहूंगा। डिबेट का टॉपिक चैनल तय करेगा, डिबेट का टॉपिक गेस्ट तय नहीं करेंगे ना सर। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम इसके पूरे राजनीतिकरण पे सवाल था, उसका जवाब दीजिए। थोड़ी सी बताइए। आप भी मैं क्या आप जवाब दीजिए। आपने अवधेश कुमार जी को तमाम तरीके के अनर्गल आरोप लगाने के लिए पूरी खुली छूट दे दी आपने। वो अनर्गल आप बोलिए, उनके आरोपों का जवाब दीजिए। नहीं आपके व्यक्तिगत आरोप कोई लगाए हैं तो आप जवाब दीजिए। मैं आपको बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं। बल्कि आरएसएस के एक प्रवक्ता की तरीके से बोल रहे थे और जो बात वो बोल रहे थे वो लोकतंत्र विरोधी है। उन्होंने ये कहा कि हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि क्या विपक्ष को इस तरीके से बोलने दिया जाना चाहिए। आप तय करेंगे, आप लोग तय करेंगे। आप लोग तो वैसे भी नहीं चाहते, क्योंकि यही तो फासिज्म है इस देश के अंदर। यही तो फासिज्म और क्या है?
कि विपक्ष के नेता को आप बोलने नहीं देंगे, और संसद के अंदर जो स्पीकर महोदय बैठे हुए हैं वो राहुल गांधी के लिए विपक्ष के लिए नियम अलग होगा और जो सत्ता पक्ष के लिए नियम अलग होगा। आप राहुल गांधी को संगीत रागे जवाब दीजिए, क्यों कर रहे हैं? संगीत रागे जी जवाब दीजिए, क्यों बोल रहे हैं? नहीं संगीत रागे जवाब दीजिए। ठीक है, आप लोग शांत रहिए, बस आप शांत रहिए, सब लोग शांत रहिए। संगीत रागे जवाब दीजिए, संगीत रागे जवाब दीजिए। आशुतोष जी जो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष को बोलने का मौका आप नहीं देते, एक नियम विपक्ष पे लागू होता है, सत्ता पक्ष पे लागू नहीं होता है। संगीत रागे जी देखिए, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एक बात तो सबों को जान लेना चाहिए कि भारत और चीन के बीच में एक मौका हुआ था, राहुल गांधी के समय सीमा पर गोलियां नहीं चलेंगी और पेट्रोलिंग में भी गोलियां नहीं चलती हैं वहां पे। तो ये जो सारा माता है और ये कि 2000 किलोमीटर क्या कर लिया, जब गोलियां कहीं चलती ही नहीं। आपका सर नेटवर्क कमजोर है, नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। एक और नेटवर्क एरिया में आ जाएंगे तो आपकी आवाज़ बेहतर आएगी, और जब आएंगे तो हम लोग सीमा पर गोलियां चलाने और ट्रक ये टैंक के मूवमेंट पे आज बात नहीं करेंगे जब तक कि सरकार का पक्ष नहीं आ जाता है। हम लोग इसके जो राजनीतिक पहलू निकल कर सामने आए हैं संसद उस पर बातचीत करेंगे। अमृता गिल जी बहुत देर से चुप। अमृता गिल जी, जब ये हो गया कि हमें इस पर चर्चा नहीं करनी है, किताब छपी ही नहीं है और किताब कहीं दिख भी नहीं रही है, कहीं भी मैंने भी अभी चेक किया किसी प्लेटफॉर्म किताब नहीं दिख रही है, तो ठीक है आगे बढ़ते, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में उस पर चर्चा करते। प्रधानमंत्री के चेयर को घेरने तक की नौबत क्यों आती, वहां पे बड़े बड़े बैनर लेके जाने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, जब हमारे ऊपर देश विरोधी, हम एंटी नेशनलिस्ट हैं, उसके ऊपर वो कुछ बोले तो कोई कुछ नहीं कहता और उनको बोलने दिया जाता है। अब जब राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठा ही दिया है राजनाथ जी के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, उनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। जब हम विपक्ष सारा इसके ऊपर बात करना चाहता है, जब लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने जी कह रहे हैं कि मैं उस समय जब प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, हमारी सीमाओं को संभालना, हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर कोई हमला ना करे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोलने का तो मौका देते, प्राइम मिनिस्टर को बोलने का तो मौका देती, उनके चेयर को घेर लिया तो कैसे प्रधानमंत्री आएंगे, कैसे बोलेंगे? अमृता जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, क्या चेयर को घेर लिया? जब अगर उनका विल होगा, नहीं तस्वीर हो तो जरा दिखाइएगा विंडो में कि किस तरीके से घेरा गया था चेयर को, तो क्या वहां पे मार्शल ला के बाहर करते सांसदों को? अभी अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने पार्लियामेंट में देखा कि कल राहुल जी को एक शब्द 2 लाइन से ज्यादा नहीं बोलने दिया जा रहा था, और आज आप ही ने दिखाया कि निशिकांत दुबे 10 किताबें लेके आए, उनका माइक स्विच क्यों नहीं हुआ, स्विच ऑफ क्यों नहीं हुआ? ये रूल विपक्ष के लिए तो है कि माइक स्विच ऑफ कर दो, राहुल जी का स्विच ऑफ हुआ, वो बंद किया जा रहा था। निशिकांत दुबे आपने देखा होगा बिरला जी मंद मुस्कुरा रहे हैं, कोई रिजिडली बोल नहीं रहे, उनको रोक नहीं रहे, तो ऐसे में विपक्ष कैसे बात कर पाएगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर आपकी बात सुन ली गई, अब आपकी बात सुन ली गई। कौशल कांजी मैं आपके पास आऊंगा, कौशल कांजी आपके पास मैं आऊंगा। संगीत रागे जी वापस से जुड़ गए हैं, काफी देर से बैठे हुए, उनको बोलने का मौका नहीं मिल पाया। संगीत रागे जी उम्मीद करता हूं आप नेटवर्क एरिया में आ गए होंगे, अपनी बात पूरी करिए। आप सुन रहे थे अभी अमृता गिल जी भी वही बात करें जो आशुतोष जी कह रहे थे कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया है तो क्या कर सकते विपक्ष? नियम लागू करते हैं लेकिन वो हम विपक्ष पर लागू रहता है, सत्ता पक्ष पर लागू नहीं होता, जो आज दिखा सदन में। देखिए, 2-3 बातें मैं करना चाहूंगा। एक पहली बात तो और चीन के बीच में एक समझौता है, और वो समझौता ये है बॉर्डर को लेकर के कि हम मैं उस बॉर्डर पे जा नहीं रहा हूँ, पता नहीं बॉर्डर पे आप लोग क्या इंटरेस्ट दिख रहा है। आप तो आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा। बॉर्डर वाले पे जो फिर आशुतोष जी कहें कि बाकी को बोलने दे रहे, हमको नहीं बोलने दे रहे बॉर्डर वाले मुद्दे पे, उस पर अभी डिबेट कर ही नहीं रहा हूँ मैं। इतना बोल दिया है तो इसलिए ये बताना आवश्यक है। आपके नहीं वो बता दिए, अवधेश जी उतना जवाब दे दिए, अवधेश जी उतना बार बता चुके हैं, आप आगे बढ़िए। दूसरी बात, राहुल गांधी का व्यवहार निहायत ही संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है, और ये इससे पता लगता है कि एक मंत्री को वो गद्दार बोल रहे हैं। कोई राहुल गांधी के परिवार को कोई गद्दार,
राहुल गांधी के परिवार वालों को इसी प्रकार की भाषा से नवाजे, तब राहुल गांधी को कैसा लगेगा और किस कारण से लगेगा? दूसरी तीसरी बात, राहुल गांधी जिस रहे थे कंडा मशीन है। दूसरी बात, जब तक अमृता गिल जी कुछ बोलना, अमृता गिल जी कुछ जवाब दे रही थी, अब मैं सुन रहा था। अमृता गिल जी एक मिनट, आपका नेटवर्क कुछ कमजोर है इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा। हाँ, मुझे इनकी कोई आवाज, कोई बात सुन नहीं रही। जो इनकी स्टेटमेंट है कि राहुल गांधी जी हाईली मैच्योर है, ये मैं इसका पूर्ण तौर से खंडन करती हूँ। जितनी मैच्योरिटी से लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल जी मुद्दा उठाते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं, और उन्होंने कहा मुझे इस पे बोलना नहीं था पर मुझे मजबूर किया गया। तो आप जो लोग ऐसा काम करते हैं, तेजस्वी सूर्या जैसे लोग, उनके ऊपर बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लेती? एक चीज बताइए अमृता गिल जी, अमृता गिल जी एक चीज बताइए, ठीक है अमृता गिल जी, एक सवाल का और जवाब दीजिए, फिर जाऊंगा मैं कौशल कांत जी के पास। कि जो निशिकांत दुबे ने कहा कि जब किताब पे चर्चा करनी है तो ये 6 किताबों में इस पर भी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, तो क्या आप लोग तैयार हो जाएंगे क्या? देखिए, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि किस बात पे, किस चीज पे डिसाइड करनी है। इन्होंने वंदे मातरम पे भी तो डिस्कस किया ना, हमने बात की। आप लेके आइए कोई भी चीज, इतिहास में से कुछ भी लेके आइए, फिर हम भी अगर कोई टॉपिक देंगे कि हमें भी इसके ऊपर बात करनी है, आरएसएस की विचार, देशभक्ति के ऊपर बात करनी है, तो उसके ऊपर भी बात की जाए। उस विषय पे फिर भागे ना। इनको जिस चीज पे चर्चा करनी है, कांग्रेस कभी नहीं भागी है और ना भागेगी। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर 10 टॉपिक ये देंगे, एक टॉपिक हम देंगे, तो उसके ऊपर भी संसद तैयार रहे चर्चा करने के लिए। अगर ये मंजूर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम निडर हैं, हर विषय पे, हर बात पे हमारे पास पॉइंट है, इसलिए हम चर्चा कर सकते हैं। इत्तेफाक से कांग्रेस की प्रवक्ता ने खुद कह दिया कि ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि किस बात पे चर्चा होगी। और पार्लियामेंट में कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेंगे किस बात पे चर्चा होगी। तो एक अनपब्लिश किताब के ऊपर अगर चर्चा नहीं होगी, डिसीजन हो गया, तो राहुल गांधी क्यों बात कर रहे हैं? और जो चाइना का प्रेम बार बार उभर करके आ रहा है, आप मुझे ये बता दीजिए, 8 जुलाई 2017 को चीनी राजदूत से क्यों मिले थे राहुल गांधी, जबकि उस समय डोकलाम चल रहा था? जब शुरू में ये बात एक्सपोज हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं मिले। जब फोटोग्राफ आ गई तब उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। ये एक बार की बात नहीं है। 2019 के जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो मानसरोवर यात्रा के दौरान ये जाकर के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों मिले थे, अभी तक नहीं बताया गया। जो कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू किया है, वो आज तक पब्लिक नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात आपको नहीं याद होगा, वो महावीर त्यागी जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और जब जवाहरलाल नेहरू का जमाना था, तो 38,000 किलोमीटर पे जब चाइना ने कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू कहा था वहां पे कुछ पैदा नहीं होता, तो महावीर त्यागी जी ने कहा था कि आपके सर पे भी कुछ पैदा नहीं होता, तो आपका सर भी दे दें क्या? तो ये हकीकत है कांग्रेस की। कांग्रेस ने हमेशा चाइना के सामने घुटने टेके हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है। नरवणे सावल साहब का इंटरव्यू है, वहां के जोशी साहब का भी इंटरव्यू है कि हमने किस तरीके से, किस खूबसूरती के साथ 1 इंच जमीन जाने नहीं दी। पहली बार चाइना घुटनों पे आया था, और घुटनों पे आने के बाद अवधेश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? अवधेश जी, आशुतोष सर आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष सर आ रहा हूं आपके पास। अवधेश जी, नहीं आज तो पर्सनल टिप्पणी मत करिए, और जो जिस बात से हम लोग आगे निकल गए उस पर मत जाइएगा वापस। हाँ, नहीं, केवल इतना कहना है कि मैं कभी किसी पर पर्सनल टिप्पणी करता ही नहीं हूँ, इसमें भी नहीं किया हूँ। मैंने तो केवल इतना कहा था कि जो कुछ संसद में दिख रहा है वही हमारे इस डिबेट में भी दिख रहा है कि आपके कहने के बावजूद इसकी चर्चा हुई। इसी को राहुल गांधी सिंड्रोम कहते हैं। अब उसको उन्होंने पर्सनल ले लिया है, तो वो तो फिर, और भाजपा के प्रवक्ता से लेके आरएसएस फासिस्ट सब मुझे कह दिया उन्होंने। और मुझे, मैं उस पर कोई तकलीफ नहीं मान रहा हूँ। गुस्से में व्यक्ति ऐसा ही बोलता है, और मुझे उनको अच्छी बात है, दोनों लोग मुस्कुरा रहे हैं। मुझे खुद तकलीफ है, तो इसलिए मैं कर ही नहीं सकता हूँ। पर्सनल टिप्पणी क्यों करेंगे? ये डिबेट है, एक दूसरे से असहमति व्यक्त करते हैं, ऐसा करना ही नहीं। अब मैं मूल बात पर आता हूँ। देखिए,
राहुल गांधी जी अपरिपक्व और परिपक्व, राहुल गांधी जी सुनियोजित तरीके से सब कुछ करते हैं। आपको लगता है कि जो महिला सांसद सब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी घेरने के लिए बढ़ी थी और जो बैनर बना हुआ था वो बिना सोचे हुए अपरिपक्वता का निशानी है? नहीं 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 नहीं। अब यह है कि उनके कौन ऐसे रणनीतिकार हैं कि ये एक पुराने माओवादियों की तरह पूरी दुनिया में जो नियो लेफ्ट आया है कि सब चीज को सरकार के साथ जो चीज है उस सबको साख विहीन करो, सबको बट्टा लगाओ, संसद में अराजकता पैदा करो, बाहर पैदा करो और ये दिखा दो कि सरकार फेल है और वहां से शायद सपोर्ट बढ़ जाएगी। और चूंकि उनके सलाहकारों ने शायद उनको बताया होगा कि इसी से आप 99 तक पहुंचे हो 42 से, इसलिए इसको आगे कंटिन्यू करना है, कुछ भी विषय पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब पार्लियामेंट अगर ऐसे चलेगा, आप कल्पना करिए, मतलब मैं उस दिन को याद करता हूं, कोई भी पार्टी हो सकती है कल, आज बीजेपी सत्ता में है, कल वो सत्ता से बाहर जा सकती है, कल कांग्रेस कोई भी सत्ता में आ सकती है, पार्टियां आती जाती है, लेकिन एक जो संस्था है उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा, उसकी बनी रहनी चाहिए। मैंने सड़क पर भी अगर पुलिस हमको जगह देती है लक्ष्मण जी की आप यही धरना दे सकते हैं, तो हम वही धरना देते हैं। आपकी बातों का जवाब देना चाहता आशुतोष जी, जवाब सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। अवधेश जी हमारे तब के मित्र हैं। हाँ, अवधेश जी हमारे तब के मित्र हैं जब टीवी चैनल्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए हमें एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है। वो भी आज जानते हैं और हम भी जानते हैं, मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। दूसरी बात, अभी किताब का जिक्र किया गया। देखिए, संसद नियमों से चलता है और परंपराओं से चलता है। अगर राहुल गांधी किताब कोट नहीं कर सकते थे तो फिर निशिकांत दुबे भी किताब कोट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस किताब का राष्ट्रपति के अभिभाषण से कोई लेना देना नहीं था। तो क्या चेयर संसद के अंदर 2 कानून चलाएगी, 2 नियम चलाएंगे, 2 परंपराएं चलाएंगे? इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक मिनट, दूसरी बात, अभी किताब का जिक्र किया गया। मैं अवधेश जी बहुत पढ़े लिखे आदमी मैं जानता हूं, संगीत रागी भी हैं। यह किताब मेरे हाथ में है, बलराज मधोक की किताब। बलराज मधोक की इस किताब में पेज नंबर 25 अगर मैं पढ़ दूं, मैं कभी भी नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते, ये दुनिया को मालूम है। बलराज मधोक जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या क्या नहीं लिखा है, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में, क्या पढ़ा जाना चाहिए? राजनीति की मर्यादा यह कहती है कि ऐसी चीजों पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, फिर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या संसद के अंदर अगर विपक्ष अपनी आवाज को नहीं उठाएगा तो क्या उसको सड़क पर भी आवाज उठाने का अधिकार नहीं होगा? और विपक्ष की मौजूदगी ही लोकतंत्र को डिफाइन करती है। अन्यथा राजतंत्र में विपक्ष नहीं होता, किसी तानाशाही में विपक्ष नहीं होता, विपक्ष सिर्फ लोकतंत्र में होता है। यह कहना कि विपक्ष षड्यंत्र कर रहा है, मुझे ना तो राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर सवाल है, ना ही मैं कभी आरएसएस की देशभक्ति पर सवाल खड़ा करता हूं। लेकिन अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। जब तक सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे का सम्मान देना नहीं सीखेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, तब तक लोकतंत्र खतरे में बना रहेगा। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं। कौशल कांत जी को फासिस्ट कहने का नहीं था, मेरा अपना कोई मतलब अवधेश जी को फासिस्ट कहने का नहीं था। वो हमारे मित्र हैं, मित्र बने रहेंगे। मतभेद इससे पहले कि मनभेद में बदलता, आप लोगों ने आपस में मनभेद तक नहीं पहुंचाई, राजी खुशी हो गया, बात सुलह हो चुका है, तो इस पर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन आशुतोष जी ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही लास्ट में, जिस पर हम लोग को वाकई आगे चलकर चर्चा करनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद आएंगे तो कौशल कांत जी और संगीत रागी जी दोनों लोग इनका जवाब वैसे ही तथ्यात्मक तरीके से दीजिएगा जैसे कि आशुतोष जी ने उठाया। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें कि संसद में आज जो कुछ हुआ वो उसके क्या मायने निकाले जाएं, आखिर हम लोग किस स्तर तक जा रहे हैं और विपक्ष का रुख, सत्ता का रुख, इसको किस तरीके से देखा जाए। आशुतोष जी ने कई सारे मुद्दे उठाए ब्रेक पे जाने से पहले। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो विपक्ष संसद के भीतर नहीं बोले, बाहर तो बोलेगा ही बोलेगा, तो कहाँ तक आप आवाज़ दबाते रहेंगे। और जिस किताब का जिक्र किया निशिकांत दुबे ने, तो उसके जवाब में आशुतोष जी ने भी किताब दिखाया है, बोला कि जब पढ़ते खुलेंगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। एक तरीके से कहना मोटा मोटी उनका वही था। संगीत रागी जी, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाऊँगा आगे डॉक्टर साहब के पास, कौशल कांत मिश्रा जी के पास।
देखिए, राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस की रणनीति एक बहुत साफ पैटर्न आपको उसमें दिखाई देगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार से चाइना के हाथों, पाकिस्तान के हाथों अपनी जमीन गिरवी कर दी, तो वो बताना चाहते हैं कि जो एक बहुत बड़ा लांछन है पंडित नेहरू को लेकर के, तो वो ये बताना चाहते हैं कि भाई देखिए, जो नरेंद्र मोदी का इकबाल बढ़ा है वो ऐसा नहीं है, वो झुकने वाले आदमी है। दूसरी बात, क्योंकि उनके पिता के गले में भ्रष्टाचार का सर्प लटक गया था बोफोर्स को लेकर के, तो नरेंद्र मोदी को बदनाम कैसे किया जा सके, क्योंकि आज 11 साल के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुतबा है और जो रसूख है और जिसे आप कहते हैं क्रेडिबिलिटी है, उसको तो डेंट नहीं लगा है। तब इन्होंने शुरू किया कहां से? चौकीदार चोर है से शुरू किया। चौकीदार चोर है, वो लगता था कि जैसे उनके पिता को बोफोर्स का सांप जो है उनके गले में हड्डी बन गई थी और उनका पतन हो गया था, वैसे ही नरेंद्र मोदी का राजनीतिक पतन हो जाएगा। वो हुआ नहीं, वो गलत लिया, उनको सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने वामपंथी गिरोह के संपर्क में आए और वामपंथी गिरोह के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अडानी और अंबानी का मुद्दा उठाया। अब अडानी और अंबानी का मुद्दा भी काम नहीं आ रहा है, तो 2024 में 2029 में ये सारे प्रयोग करके देख लिए। अब जो प्रयोग हो रहा है भारत के अंदर में, वो जॉर्ज सोरेस का प्रयोग हो रहा है। भारत की जितनी संस्थाएं हैं उनको डिस्क्रेडिट करें, नरेंद्र मोदी के इमेज को किसी तरीके से डेंट करें, उन पर निजी हमला किया जाए, और जो ये SIR के मुद्दे पर ये सारा ये बवाल मचाया जा रहा है, वो सारा ये उसी का हिस्सा है, षड्यंत्र का हिस्सा है। जहां तक राहुल गांधी का व्यक्तिगत व्यवहार है, तो 20 साल के अंदर में राहुल गांधी ने संसद में एक भी ऐसा भाषण नहीं दिया जिसे कह सकते हैं कि संसद में अपनी अमिट छाप छोड़ी हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहला भाषण में ही एक अमिट छाप छोड़ा था, या एक से एक जिसे कहते हैं ऐतिहासिक भाषण लोहिया का, उसमें हम कई ऐसे लोगों का, मधु दंडवते का, जिन जिन लोगों का आप नाम ले सकते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस का, एक नहीं ऐसे कई दर्जनों भाषण जो है जिनको ऐतिहासिक भाषण के रूप में देखते हैं। 20 साल से राहुल गांधी कांग्रेस के करता धरता है, संसद में भी उनकी ही चलती है। खड़गे जी बैरम खां की तरह बस उनके लिए हैं, उससे ज्यादा उनकी कोई ज्यादा रसूख नहीं है पार्टी के अंदर। संगीत आगे अपनी बात खत्म करें, बाकी लोगों के पास जाऊंगा। संसद में एक भी भाषण, मैं भी इस बात का सहमत व्यक्त करता हूं, राहुल गांधी को बोल लेने देना चाहिए था। वो इतनी अपने में गोल करते हैं कि 2 मिनट के बाद उनको पता ही नहीं लगता है कि पीछे 2 मिनट पहले क्या बोले थे। आप उनके एक भी भाषण में तारतम्यता नहीं देख पाएंगे। वो 15 मिनट से ज्यादा कहीं पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, किसी चीज पर आज तक फोकस भाषण नहीं दिया है। जहां पर वो है, जी आपने जो एक बात कही कि शुरू से ही बोफोर्स का अपना दाग छुड़ाने के लिए आरोप लगाया, उसमें सफल नहीं हुए, फिर आगे चलकर आरोप लगाए, वो सफल नहीं हुए, तो उस आरोप लगाने का एक सिलसिला जो चला था उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अभी देखने को मिल रहा है विपक्षी पार्टियों का रुख, कांग्रेस के राहुल गांधी का रुख। अमृता गिल छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर कौशल कांत मिश्रा जी के पास जाऊंगा मैं, छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे लगा ये बीजेपी के प्रवक्ता थे। चलो, बात ये है जो इन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर कहा, ही इज द मोस्ट लर्न्ड मैन। उन्होंने फार्म लॉज के ऊपर, उन्होंने हर चीज के ऊपर पहले से ही बात की है, और ही इज ऑलवेज पहले ही बता देते हैं कि क्या होगा, क्या ट्रेड का है। कांग्रेस ने सवाल उठाया था जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ट्रंप ने बार बार कहा मैंने जंग रुकवाई, उसके ऊपर ये मुंह बंद करके बैठ गए। हर चीज के ऊपर ये इनके पास कोई जवाब नहीं होता। जब राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए, हरियाणा का इलेक्शन पूरा दिखाया, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन हो या सरकार एकदम चुप हो गई। बीजेपी तो इनकी प्रवक्ता बन जाती है इलेक्शन कमिश्नर की, तो ये लोग इसके ऊपर इनको
क्यों गलत बताते नहीं है, क्यों नहीं बताते, क्यों अपना पॉइंट प्रूफ नहीं कर पाते? क्योंकि ये झूठे हैं, मक्कार है, देश का जो इन्होंने हाल किया है और हर देश का व्यक्ति जान रहा है, युवा जान रहा है जो अनएम्प्लॉयमेंट है। कौशल कांत जी, ठीक है, 2 करोड़ गीता गिल जी, आपने अपना पक्ष रख लिया, आप सुन लिया जाए, आपने अपना पक्ष रख लिया है। कौशल कांत जी अपनी बात रखिए। हाँ लक्ष्मण जी, 4 अगस्त 2025 कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह बोल रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चला 2000 किलोमीटर जमीन पे चीन ने कब्जा कर लिया? क्या आप वहां पे थे? क्या आपके पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा कभी नहीं करते। आप अगर सच्चे भारतीय होते तो सेना पे सवाल नहीं उठाते। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच बोल रही है। और मैं अपने मित्र से बिल्कुल सहमत हूं कि राहुल गांधी जी हों या हमारे दोस्त आशुतोष जी हों, दोनों लोग इमेच्योर नहीं है, दोनों लोग बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर है। राहुल गांधी तो एक्सपोज हैं, ये तो पता है। आशुतोष जी के बारे में सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि वो बार बार ये सवाल कह रहे हैं कि निशिकांत जी पे सवाल नहीं उठा और राहुल गांधी पे सवाल उठा। तो उसका आशुतोष जी जवाब ये है कि अगर एक ऐसी अनपब्लिश किताब को राहुल गांधी क्लेम करेंगे जो अभी तक है ही नहीं अवेलेबल, किसी को नहीं मिल रही है, केवल वो राहुल गांधी को मिल रही है, और आपने खुद ही एक्सेप्ट किया कि उसके पब्लिकेशन पे अभी रोक है, उसके ऊपर सवाल है, उस पे ऊपर जांच चल रही, इसी वजह से उठाया गया। और निशिकांत ने जो किताब दिखाई वो सब पब्लिश्ड है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो आशुतोष जी इतना इनोसेंट तो मत बनिए, और आप भी राहुल गांधी तो मत बनिए ना। ठीक है, अब अवधेश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन आशुतोष जी के जवाब देना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे। आशुतोष जी आप म्यूट पे हैं। हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सम्मान की बात करते हैं। तो अभी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर एक टिप्पणी की है कि किसी जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि इसके बाद से योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा संभलेंगे, कानून का पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे। दूसरी बात, जो अभी हमारे ने कहा उधर में अभी दूसरी बात जो है, अभी हमारे मित्र संगीत रागी ने कहा बैराम खान। अरे भाई, बैराम खान ने तो मुगलिया सल्तनत की नींव रखी थी, एम्पायर बिल्डर था वो। आपने तो खड़गे साहब की तारीफ कर दी, बहुत मुबारक हो आपको। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है, महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में सौहार्द होगा या नहीं होगा। मूल सवाल यह है। विपक्ष को सरकार का सम्मान करना चाहिए और सरकार को विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। अगर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सोनिया गांधी का सम्मान करते थे और सोनिया गांधी जैसे अटल जी का सम्मान करती थी, अगर उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे के गले मिल लें तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। नहीं, सम्मान तो दूर की बात है। आशुतोष जी, फर्क ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए परिवार प्रथम है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। जब अगर इस तरह का डिफरेंस होगा तो ऐसा होगा। आशुतोष जी क्या करे, आप देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा कमिटेड टू एक परिवार रही है और बीजेपी हमेशा कमिटेड टू राष्ट्र रही है। फर्क ये आशुतोष जी, तो ऐसा हमेशा होता जाएगा। मिश्रा जी, बीजेपी भी परिवार पर ही समर्पित है, जिसका नाम है संघ परिवार, नागपुर उसका एड्रेस है। पूरा देश उसका परिवार है। बीजेपी पूरे देश को परिवार मानती है, कांग्रेस वो तो परिवार है, परिवारवाद से पीड़ित है बीजेपी से कोई परिवार मानती। समस्या ये है। अवधेश जी, सिंधिया जी का जिक्र कर लेते ना, सिंधिया जी का जिक्र कर लेते। अवधेश जी मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ एक तरीके से ठीक ही है कि अगर प्रधानमंत्री बोलना शुरू करते और अगर राहुल गांधी किताब लेके पहुंच जाते देने के लिए, तो और बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति होती। अच्छा हुआ कि विपक्षी सांसदों ने घेर करके हंगामा किया और लोकसभा स्थगित करना पड़ गया। देखिए 2013 का दृश्य अगर आपको याद हो, जब तेलंगाना राज्य का बिल था, तो उस समय इससे बुरी दृश्य थी और सोनिया गांधी जी को चारों तरफ राज्यसभा में सारे दरवाजे बंद करा के मार्शल को बुलाकर उसको पारित कराना पड़ा था। उनकी अपनी पार्टी में ही समस्या हो गई थी। उस समय तो मिर्च का एक्सप्रेस से लेकर के और लोग हेलमेट लेके आ रहे थे। देखिए मेरी चिंता केवल इतनी है, आज जो उन्होंने
निशिकांत दुबे जी ने जो पुस्तक दिखाई है उसका मेरा उत्तर इतना ही है कि जब आप एक बार सीमा क्रॉस करेंगे तो फिर कहाँ जाकर रुकेगा ये भी जरा सोचना चाहिए कि हम कहाँ ले जा रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। राहुल गांधी जी का जो लोग भी सपोर्ट करते हैं करिए, लेकिन भगवान के लिए उनको ये समझाइए कि अगर आप क्रॉस करेंगे तो जैसे इन्होंने कहा दूसरे के घर पत्थर के हैं, तो आपकी तो घर उस दलदल पर खड़ा हुआ कुहरे का ऐसा महल है कि जो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। ये होना ही नहीं चाहिए। अगर वो पुस्तक गलत थी तो ये भी नियम के तहत अध्यक्ष के सामने उठाया जा सकता था वहां कि ये पुस्तक कैसे आ गई अगर वो गलत है तो। हालांकि आप कोशिश, लेकिन अब जब आप चर्चा ही नहीं करेंगे, हालांकि कल दोनों पक्षों की बैठक होने वाली है। अध्यक्ष का नियमन, अध्यक्ष का आदेश माना ही नहीं जाएगा तो आप किस मुंह से सवाल उठाएंगे? प्रश्न दरअसल विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कल एक बैठक होने वाली है। उस बैठक में इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश की जाएगी। शायद कुछ सार्थक बातचीत निकलकर यहां से आगे आए। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो के लिए समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंह की आवाज। नमस्कार।